हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लैब असिस्टेंट 2016 का पेपर अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन लैब असिस्टेंट 2018 के पेपर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। चलिए देखिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 118 से स्टार्ट है अपने यहाँ। 118वां नंबर का क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सही निरूपण है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गैसों के 4 नियम है। 4 नियम कौन कौन से हैं आपके? एक तो आवोगाद्रो का नियम है, ठीक है, एक तो आवोगाद्रो का नियम है, एक बॉयल्स का नियम है, एक चार्ल्स का नियम है और एक गैलुसेक का नियम है। क्लियर है यहां तक की बात? और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हुए हैं तो। एटीपी बॉटनी में पेज नंबर सी पर गिवन है, ये ट्रिक दे रखी है आपको। ए का मतलब है आवोगाद्रो का नियम, बी का मतलब है बॉयल्स का नियम, सी का मतलब है चार्ल्स का नियम और जी का मतलब है किसका नियम? गैलुसेक का नियम। आ जाओ, तो यानी कि ये बॉयल्स की नियम की बात कर रहा है, तो अपन ट्रिक कौन सी उठाने वाले हैं? बॉटनी। देखो जरा एक बार सभी ध्यान से, क्या कह रहा हूं? ट्रिक क्या है अपनी? बॉटनी। क्या सिखाया है? बी का मतलब किसका नियम है? बॉयल का नियम, ठीक है। और ये पेपर में बॉयल लिखकर दे रहा है, साफ साफ आपको पता चल रहा है। बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एन मोलों की संख्या कांस्टेंट रहती है। पीवी बराबर क्या होता है आपका? एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण सभी को पता है। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। एन मोलों की संख्या स्थिर है। आर गैस नियतांक है, यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया, यानी कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में वी। तो जब पी और वी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। क्लियर है यहां तक की बात? तो 118 का आंसर है ए। कॉपी में आपकी में हो चुका है। अगला है 119वां केटीजी का क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के लिए अणुगतिक सिद्धांत। ठीक है, गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं। इन अणुओं के ऊपर न तो कोई आकर्षण बल कार्य करता है, ना ही इनके मध्य कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और ना ही इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यही कारण है कि आदर्श गैसों को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। जो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो आदर्श गैसों के लिए लागू होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अणुओं की गति सादच्छिक होती है, यानी कि रैंडम गति होती है। रैंडम गति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लेकिन सीधी रेखा में होने वाली गति। अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, ये पॉइंट गलत है। गैस के अणुओं के मध्य जो होने वाली टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। ना तो इस टक्कर में ऊर्जा का ह्रास होता है, ना ही ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यही आपका आंसर जाएगा। गैस को गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है, ये भी सही है। चलो जी, तो आंसर कौन सा गया? ये वाला। अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। हानि नहीं होती, पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? सरफेस टेंशन गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर होता है एफ अपॉन में एल। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही आपका पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन कहलाता है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ की क्या है? मीटर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स। देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? ये रहा, देखो डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? ठीक है, द्रवों के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को श्यानता या फिर विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपकी बात? चलो आगे देखो। द्रवों के प्रवाह का विरोध करना ही तो आपका क्या कहलाता है? श्यानता। हाँ 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 हाँ। 122 नंबर क्वेश्चन, ये भी कॉपी में करवा रखा है। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा को कम करने की जो शर्त है उसको जो पूरा करता है वो स्फेरिकल शेप है, गोलाकार शर्त है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। 123 नंबर का क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत रहता है। काय केंद्रित घनीय जालक में। तो पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिसके किनारों की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, सोडियम का परमाणु भार दिया है और इसका घनत्व पूछा है। तो एक बार आप मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका? डेंसिटी का। तो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का या फिर घनत्व का? रो निकालने का, जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू ए क्यू।
ठीक है भैया। जेड क्या है यहाँ पर, उस जो क्रिस्टल दे रखा है उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। एम क्या है, परमाणु भार जो दे रखा है सोडियम का 23। एन ए आवोगाद्रो संख्या और ए घन के कोरों की लंबाई। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी निकालने का। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं कि डेंसिटी का जमाना है। ठीक है, एक तरीके से तुकबंदी होगी, ट्रिक बना लीजिए, डेंसिटी का जमाना है जेड। अच्छा, जेड की वैल्यू निकालने के लिए वो कह रहा है कि क्रिस्टल कौन सा है आपका, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, काय केंद्रित घनीय जालक। काय केंद्रित घनीय जालक के अंदर जो क्यूब होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहां पर, अवयवी कण जो होते हैं वो घन के कोनों पर, इस जगह पर उपस्थित होते हैं। घन के कोनों की संख्या कितनी है, 8, और एक कोने का योगदान या कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस। ठीक है, एक जो होता है वो इसके केंद्र में होता है, केंद्र में एक होता है और उसका योगदान भी एक होता है। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, 2, यानी कि जेड बीसीसी में और वैल्यू कितनी आई, 2। आगे क्या कह रहा है, एम। एम है आपका परमाणु भार। परमाणु भार आपको प्रश्न में लिखकर दिया है, सोडियम का वैसे नहीं लिखा हो तो याद होना चाहिए, 11 परमाणु क्रमांक है और 23 इसका परमाणु भार है, 11 सोडियम 23, तो एम बराबर दे रखा है 23। एन ए आवोगाद्रो संख्या है, आवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है जी। ए आपको दे रखा है 4.24 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा है आपको। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, इस डेंसिटी के फॉर्मूले में जो ए लिखते हैं यानी कि घन के कोर की लंबाई लिखी जाती है वो हमेशा सेंटीमीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, सेंटीमीटर में। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको ए दे रखा है 4.24 एंगस्ट्रॉम, इस एंगस्ट्रॉम को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। हमेशा ये वैल्यू सेंटीमीटर में आती है और आप ऑप्शन भी चेक करना, अभी अपन उसमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी दे रखा होगा, देखो जरा। एंगस्ट्रॉम आप सबको पता है, पहले तो मेरी बात सुनो, इस 4.24 एंगस्ट्रॉम को मैं कैसे लिख सकता हूं, 424 गुणा 10 की पावर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो -2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो भैया अगर मैं इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 424 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -10 मीटर में। तो क्या हो गया, आधार समान घातें जुड़ेंगी, 424 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जो ए का मान है वो हमेशा किस में रखा जाता है, सेंटीमीटर के अंदर। तो आप सबको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस 100 सेंटीमीटर को मैं 10 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूं, यानी कि इन द सेंस में क्या करूंगा, इसका 424 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 10 की पावर 2, अब हो गया ये सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा, 424 गुणा, आधार समान घातें जोड़ेंगी, माइनस का 12 प्लस का 2 तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई। चलिए फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, डेंसिटी का, डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी का जमाना है जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू ए क्यू। तो डेंसिटी बराबर जेड कितना आया है आपका, भैया जेड उसमें अवयवी कणों की संख्या बीसीसी है तो 2 इंटू एम, एम कितना है आपका 23, एन ए कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में ए क्यूब। ए कितना आया है 424 गुणा 10 की पावर -10 का होल क्यूब। क्लियर है यहां तक की बात। आगे देखते हैं जितना सॉल्व हो जाता है। डेंसिटी बराबर 23 दूनी कितने होते हैं 46 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 424 गुणा 424 होल क्यूब है ना, गुणा 424 गुणा, अच्छा आधार 10 या 30, जो घात होते हैं ना उन घातों का गुणा होता है 10 की पावर -30। तो 10 की पावर माइनस का तो 30 है और 10 की पावर 23 प्लस का है, तो कितना बचा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 ऊपर जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। डेंसिटी बराबर 46 गुणा 10 की पावर 7 अपॉन में 6.023 इंटू 424 इंटू 424 इंटू 424। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 1.002 ग्राम सेंटीमीटर -3। समझ में आ गई बात, ऊपर चला गया ना।
नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब होता, तो ये आंसर है। हाँ, मैं एक बात को मानता हूं इस क्वेश्चन के अंदर की कैलकुलेशन काफी लंबी आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धनायनों की उपस्थिति होती है? तो आपके सिलेबस में, लैब असिस्टेंट के सिलेबस में, सेकंड ग्रेड में तो नहीं दे रखा, लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दो प्रकार की त्रुटियां दे रखी हैं, एक तो फ्रैंकल त्रुटि और एक शॉर्ट की त्रुटि। तो शॉर्ट की को तो ऐसे याद करो कि अंदर से निकलकर वो बाहर ही चले जाते हैं, छोड़कर ही चले जाते हैं, क्रिस्टल को शॉर्ट हो जाते हैं, जबकि फ्रैंकल में अंदर से निकलकर अंतरकाशी स्थानों में अंदर ही रह जाते हैं। तो अंतरकाशी स्थानों में धनायनों की उपस्थिति होती है फ्रैंकल त्रुटि। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयनों की समन्वय संख्या 6 होती है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? ठीक है, आप वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन या फिर आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है भैया, गलत नहीं कह रहा। अगला क्या कह रहा है? मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही बात है। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? 0 के। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या गया इसका? डी। ठीक है, ये लो, ये वाली स्लाइड देख लो भैया, ये वाली स्लाइड मैंने पूरी करा दी, ये वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। हाँ जी, 127 नंबर क्वेश्चन है, देखो जरा इसको। एक मोल NaCl के 1000 ग्राम जलयुक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, मोल भिन्न। मोल भिन्न बोले तो x के बारे में पूछ रहा है, काई के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, x बराबर क्या होता है? x क्या होता है? मतलब मोल भिन्न होती है। जैसे सपोज दैट, मैं अगले पेज पे समझाता हूं, ला आपको मोल फ्रैक्शन समझाता हूं। मोल भिन्न, मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। समझ में आ गई बात? तो माना कोई विलयन है, माना कोई विलयन है, सॉल्यूशन है। विलयन के अपन ने दो घटक मान लिए, द्विअंगी विलयन ले लिया, बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया। एक तो होता है विलय, सॉल्यूट, एक होता है विलायक, सॉल्वेंट। अब माना इसको मैं ए कह देता हूं और इसको मैं बी कह देता हूं। माना इसके मोलों की संख्या कितनी है? Na, इसके मोलों की संख्या कितनी है? Nb। क्लियर है यहां तक की बात? तो ए के लिए मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? XA बराबर जिसके लिए मोल भिन्न निकालते हैं उसके मोल अपॉन में उस विलयन में उपस्थित टोटल मोल, Na प्लस NB। तो फिर XB कैसे निकालेंगे? XB बराबर B के मोल ऊपर आ जाएंगे, जिसके लिए निकालते हैं वो ऊपर आता है, अपॉन में टोटल मोल Na प्लस NB। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग किसके बराबर होता है? सदैव 1 के बराबर होता है। आ जाओ अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको एक मोल तो NaCl दे रखा है। सबसे अच्छी बात क्या दे रखी है आपको? सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको क्या दे रखा है? आपको एक विलयन दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है। उस विलयन में क्या कह रहा है? उस विलयन में कह रहा है कि इस विलयन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं, दो घटक हैं। एक तो NaCl है, और अच्छी बात है NaCl के मोल लिख कर दे रहा है। कितने मोल हैं? 1 मोल। और क्या दे रहा है आपको? जल दे रहा है, लेकिन जल का तो भार दे रहा है, कितना? 1000 ग्राम। तो अपन को इसके भी तो मोल निकालने पड़ेंगे, इसके भी तो अपन को मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर भार अपॉन में अणुभार। भार कितना दे रखा है? 1000। और जल का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है H2O में, 16 और 2 18। 1000 अपॉन में 18 याद होना चाहिए, ये वाला 55.55 आते हैं। कितने आते हैं? 55.55। तो NaCl के मोल तो 1 आ गए और जल के मोल आ गए 55.55। NaCl की मोल भिन्न पूछ रहा है, यानी कि X NaCl, जिसकी पूछता है उसके मोल ऊपर 1 अपॉन में टोटल मोल। टोटल मोल कितने? 55.55 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका 0.0177। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट के नियम के अनुसार सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अणुसंघ के गुणधर्म का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अणुसंघ गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोले तो P0 माइनस PS अपॉन में P0। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के
मूल भिन्न के बराबर होता है। तो देख लो ये दे रखा डी, किसके मूल भिन्न के बराबर होता है? विलय के मूल भिन्न के। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है 129 नंबर। 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी? आ जाओ देखते हैं। 250 ml कह रहा है और कितने का कह रहा है? 0.1 का कह रहा है, 0.1 m का कह रहा है। किसका कह रहा है? NaOH का। ठीक है, तो कैपिटल M दिया है। कैपिटल M का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, मोलैरिटी। ठीक है, यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। मोलरता या फिर मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M बराबर विलय का भार, जो कि पूछा है, अपॉन में विलय का अणुभार गुणा 1000 अपॉन में विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और विलयन का आयतन भी किसके अंदर पूछा है? ये आपका ml में रखना है यहां पर। ठीक है, अब आ जाओ, कैपिटल M कितना दे रखा है आपको? 0.1 m बराबर विलय का भार निकालना है x, विलय के रूप में कौन ले रखा है? NaOH। तो सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 और 1 24 और 16 40। ठीक है, अपॉन में 40 इंटू 1000 अपॉन में विलयन का आयतन कितना दे रहा है आपको? विलयन का आयतन प्रश्न में दे रहा है 250। चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। 250 से 1000 4 बार, 4 से 40 10 बार, 10 का इससे गुणा कर दो। x बराबर 10 एकम 10, एक अंक के बाद पॉइंट, x बराबर 1 ग्राम। देखते हैं, आ जाओ ऑप्शन चेक करते हैं 1 ग्राम है क्या। ये दे रखा, पहला ऑप्शन ही दे रखा है ए, आंसर इज 1 ग्राम। ओके चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। तो पहली बात तो प्रोपाइन ले रहा है। प्रोपाइन क्या है आपका? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो प्रोपाइन हो गया। और प्रोपाइन पर हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है आपका HOCl की अभिक्रिया करा रहा है और इससे बनने वाला उत्पाद पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले एक दो बातें याद रखना, एक तो NOCl टिल्डन अभिकर्मक, एक हाइपोहेलस HOCl, इनके ब्रेकअप अपन को याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है ब्रेकअप। ठीक है, एक तो है HOCl इसका ब्रेकअप और एक NOCl, ये टिल्डन अभिकर्मक है, पेपर में कई बार पूछा गया है टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है। तो HOCl कैसे टूटता है? OH माइनस और Cl प्लस में। और NOCl कैसे टूटता है आपका? NOCl टूटता है NO प्लस में और Cl माइनस में। तो यहां पर तो Cl पर प्लस आता है और यहां पर Cl पर माइनस आता है। इसकी व्याख्या अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर करते हैं, आपकी कॉपी मैंने बता रखा है MOT के आधार पर। इसके लिए बंध क्रम का मान ज्यादा होता है। मतलब बंध क्रम कैसे? नाइट्रोजन का 7 7 8 15, एक प्लस है तो माइनस हो गया 14, 14 पे 3 आता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, अगर NO पर माइनस आ जाता तो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉनों पर बंध क्रम आता है 2। बंध क्रम का मान जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। बंध क्रम क्या होता है? किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या ही बंध क्रम कहलाती है। चलो आगे देखो, तो सबसे पहले अपन ने इसका ब्रेकअप देख लिया, ये ऐसे टूटता है। आ जाओ, अभिक्रिया किसकी करवा रहा है? CH3C प्रोपाइन पर कह रहा है प्लस इसका योग करवा रहा है HOCl का। तो सबसे पहली बात HOCl तोड़ना सिखाया अभी मैंने आपको, कैसे तोड़ना है देखो जरा। इस बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा OH माइनस और एक बनेगा Cl प्लस। अब आपको यहां पर पाई बंधों को तोड़ना है क्योंकि ये एक असंतृप्त यौगिक है और असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज एडिशन रिएक्शन। तो इस बंध को ऐसे तोड़ो, इस वे में तोड़ो कि हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बने। तो अगर मैं पॉजिटिव को यहां पर लाता हूं तो धनावेशित कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर मैं पॉजिटिव को यहां पर लाता हूं तो धनावेशित कार्बन 2 से जुड़ेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब मोर स्टेबल कौन है 1 डिग्री और 2 डिग्री में? 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर। ठीक है, कैसे टूटेगा? यानी कि यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव। एक ही पाई बंध तोड़ा है मैंने, क्या कंडीशन आई है? CH3
सी, डबल बॉन्ड सी एच। इस पर तो कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। और इस पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। यानी कि इससे तो जुड़ेगा आपका OH और इससे क्या जुड़ जाएगा, Cl। अभी अभिक्रिया रुकेगी नहीं, अभी अभिक्रिया और चलेगी। गुरुजी क्यों चलेगी, क्योंकि अभी एक पाई बंद और बच रहा है ना। पहला बंद तो सिग्मा होता है, उसके बाद बनने वाले बंद पाई बंद होते हैं। तो फिर से इस पर अभिक्रिया करने के लिए कौन आता है, HOCl। HOCl का ब्रेकअप मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया, कैसे टूटता है, OH माइनस और Cl प्लस में। फिर से इस पाई बंद को ऐसे तोड़ेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बने। अगर प्लस यहां पर आता है तो 1 डिग्री और यहां आता है तो 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है, तो 2 डिग्री बनेगा। इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां पर आ जाता है बंद टूटने के बाद नेगेटिव और यहां आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, CH3 C, OH नया आ गया, एक पहले से था, ये रह गया सिंगल बॉन्ड CH, Cl और Cl। देखो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक है ना, अपवाद स्वरूप रह सकती हैं, वैसे ही एक कार्बन पर दो OH समूह नहीं रह सकते। ये आपस में अभिक्रिया करके किसके अणु का निष्कासन करते हैं, जल के अणु का निष्कासन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करते हैं। देन क्या बनेगा, CH3C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये संयोजकता खाली हो गई, CH और Cl, 1 2 3, तो 1 डाई क्लोरो, ठीक है, और कीटोन बनाए, देख लो जरा है क्या, ये रहा ऑप्शन बी, 1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन, बी इज द राइट आंसर। अगला 131 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर कौन दे रखी है, फिनॉल दे रखी है, ठीक है, और अम्लता की बात कर रहा है, और फिनॉल अम्लता प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, देखो जरा ध्यान से, OH ये फिनॉल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाएगा फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, H+। इस H+ के बाहर निकलने के कारण ये फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अब H+ तो निकल गया, जो गया कभी उस पर ध्यान नहीं देते, जो रह गया है उस पर ध्यान देना है। कौन रह गया है, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को नेगेटिव प्रभाव स्थायी करते हैं, यानी कि फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व या फिनॉलों की अम्लता समानुपाती होगी -I के। गुरुजी कैसे पता चल रहा है -I के, भाई इस पर माइनस है, माइनस को माइनस स्टेबल करता है, -H के और -R के, इनके तो समानुपाती होगा, और किसके व्यतिक्रमानुपाती होगा, 1 में +R के, 1 में +H के, और 1 में +I के। क्लियर है। अब आ जाओ, देखो NO2 समूह, नाइट्रो समूह का क्या लगता है, इसका -I भी लगता है और -R भी लगता है, इस पर कोई समूह नहीं लगा हुआ, छोड़ दो। CH3 का +I भी लगता है और +H भी लगता है, तो माइनस वालों के समानुपाती, यानी कि पहले वाले की अम्लता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम दूसरे की, और सबसे कम तीसरे की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गए। आगे आ जाओ, निम्नलिखित कथनों में अणुओं की अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है ना। जब किसी यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती, तो उसके समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जब अनुनादी संरचनाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो एक वास्तविक संरचना का निर्माण होता है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, जबकि अनुनादी संकर रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, एक वास्तविक संरचना होती है। आगे मेरी बात सुनो, अनुनादी संरचनाओं में या जब अनुनाद होता है तो कोई भी अणु परमाणु समूह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, जो जहां है वो वहीं रहेगा, ठीक है ना। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। क्लियर है, यहां तक की बात। तो आ जाओ, इनके अणुओं की व्यवस्था समान रहती है, बिल्कुल सही बात है। अनुनादी संरचनाएं जो बनती हैं उनमें कोई भी अणु परमाणु समूह अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता, नहीं पूछ रहा है, ये तो सही है स्टेटमेंट। इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, बिल्कुल सही बात है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, बिल्कुल समान है। देखो ना जरा, बेंजीन ये ऐसे भी बनाते हैं अपन,
और इसकी अनुनादी संरचना अपन ऐसे भी बनाते हैं, तो लगभग समान ही तो है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और 2 6 और यहाँ भी 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इनमें समान आबंधन होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ देखो, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अनुनाद तो गेम ही पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का लगातार क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आबंधन समान नहीं होता। डी इज द आंसर। एथेन के सांतरित संरूपण के विषय में सही कथन चुनिए। देखो, समावयवता से प्रश्न है, एथेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एथेन। तो एथेन का फॉर्मूला सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, और इससे भी कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, क्लियर है। और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एकल बंध के परित मुक्त घूर्णन, देखो मेरा हाथ आसानी से घूम रहा है ना, एकल बंध के परित मुक्त घूर्णन होता है, फ्री रोटेशन होता है, और मुक्त घूर्णन के कारण संरूपणीय समावयवता प्राप्त होती है। अब देखो, इसको बोर्ड से ऐसे निकाल लो, निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं आपको बिल्कुल सामने, ठीक है। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे हाइड्रोजन और यूं हाइड्रोजन 3, ऐसे ही 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। तो इसकी विभिन्न प्रकार के संरूपण या फिर रोटामर्स बनते हैं, ठीक है, घूर्णन समावयवी बनते हैं, क्योंकि घूमने के कारण मिल रहा है ना, मुक्त घूर्णन है, फ्री रोटेशन। क्या होगा, देखो इसको प्रदर्शित करते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 11th क्लास में दे रखा है। न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में आगे वाले कार्बन को तो डॉट से प्रदर्शित करते हैं और पीछे वाले कार्बन को वृत्त की परिधि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, क्लियर है। और ये बहुत तेजी से घूम रहा है, कमरे के ताप पर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती इनके अंदर, लेकिन जैसे जैसे कमरे के ताप को कम किया जाता है वैसे वैसे इनका घूर्णन बंद हो जाता है। अगर इसको 60 डिग्री पर घुमा दूं, देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, ये वाला तो 120 का और ये वाला कितना है 60 डिग्री का। 60 डिग्री पर घुमा दूं, अच्छा घुमाना कैसे है, या तो आगे वाले को स्थिर रख के पीछे वाले को घुमाओ, या पीछे वाले को स्थिर रख के आगे वाले को घुमाओ। ये ऐसे नहीं गुरुजी मैं तो दोनों को एक साथ घुमाऊंगा, दो को नहीं घुमाना जाता कभी भी, एक को ही घुमाया जाता है, ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो मैं आगे वाले को स्थिर रखता हूं, पीछे वाले को 60 डिग्री से घुमाता हूं, देखो ऐसे पकड़ा घुमा दिया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके पीछे और ये इसके पीछे, क्या कंडीशन आएगी, H H H। जो पीछे चला गया वो दिखेगा थोड़ी, क्योंकि आगे वाले हाइड्रोजन उसको क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो न्यूमैन साहब ने कहा इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से बना दो, ऐसे इस लाइन को इधर बना लो या इधर बना लो। क्लास में बच्चे स्टूडेंट मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं, अरे किधर भी बना लो, पीछे ढक गया है वो, तो ये तो दिखा रहे हैं अपन कि इसके पीछे चला गया, ठीक है। तो ये 2 रूप बनते हैं, क्लियर है। सर 60 डिग्री पर ही क्यों घुमाया, और किसी एंगल पर नहीं घुमा सकते, घुमाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन 2 मुख्य रूप बनते हैं 60 डिग्री पर। वह रूप जिसमें आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, उस रूप को बोलते हैं ग्रसित रूप, इंग्लिश में बोलते हैं एक्लिप्स्ड। और जिसमें ढकते नहीं है, पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के मध्य में होता है, उसको बोलते हैं सांतरित, स्टैगर्ड। सांतरित और ग्रसित के रूप में 60 डिग्री के अलावा आप किसी भी एंगल से घुमाओ तो जितने भी रूप बनते हैं ना, उनको एक कॉमन नाम दे दिया है गॉस रूप। अब आप मेरी बात सुनो, अब आप खुद सोचो दोनों में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ग्रसित की ज्यादा है या फिर सांतरित की ज्यादा है। तो देखो ग्रसित में समान समूह हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ गए हैं, जितना ज्यादा आकर्षण होगा, जितने पास आएंगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, मोर अट्रैक्शन गिव्स मोर रिपल्शन, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो ग्रसित की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ग्रसित, इंग्लिश में एक्लिप्स्ड, इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सांतरित, ठीक है। अब आ जाओ, क्या कह रहा है ये, मैं यूं कह रहा हूं एनर्जी जो है वो ग्रसित की क्या है, ज्यादा है, किससे, सांतरित से। अभी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ लो इसके। ये कह रहा है ये ग्रसित संरूपण के बराबर स्थायी होते हैं, नहीं, सांतरित और ग्रसित बराबर स्थायी नहीं होते। सांतरित संरूपण जो है वो ग्रसित संरूपण से, सांतरित संरूपण जो है वो ग्रसित संरूपण से ज्यादा स्थायी। अच्छा ये स्थायी की बात कर रहा है, अपन ने एनर्जी की बात कर ली, चलो मेरी बात सुनो, इसको भी क्लियर करते हैं दोनों पॉइंटों को। एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना कम होगा। तो एनर्जी कम किसकी है, सांतरित की। एनर्जी सांतरित कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, सांतरित की, और कम किसकी है, स्टेबिलिटी ग्रसित की।
स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ग्रसित सांतरित संरूपण ग्रसित संरूपण से ज्यादा स्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रसित संरूपण से कम स्थायी होता है, नहीं नहीं, तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसको पूछता है, और ये एनर्जी का ऑर्डर है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक क्या हो, चतुष्क, ठीक है। तो इसमें कार्बन का वर्गीकरण पूछा है। कार्बन का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज दैट अपन बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, बैलेंस ही आप मान लेना। जैसे ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ये देखो, जैसे मैंने ये बना दिया, ये वाला कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, जो बची हुई संयोजकता है वो हाइड्रोजन से है। ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया आपका, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये 4 डिग्री कार्बन ही पूछ रहा है। देखो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, और दूसरे नंबर पर मेथिल यानी कि कार्बन और कार्बन। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा है, 4 डिग्री है भाई। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, और दूसरे और तीसरे नंबर पर यहां पर और यहां पर कार्बन लग रहे हैं, तो भैया ये तो 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 कार्बन से जुड़ रहा है, ये 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री नहीं है भैया, इसमें 4 डिग्री। अगला क्या कह रहा है, 2 मेथिल ब्यूटेन, कार्बन 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 कार्बन, और दूसरे नंबर पर मेथिल नहीं है भैया, इसमें भी ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। प्रोपेन, प्रोपेन में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये वाले 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है, तो एक ही में है 4 डिग्री कार्बन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। देखो बेंजीन कम क्रियाशील क्यों होता है, पहली बात तो जितने भी असंतृप्त यौगिक हैं, गुरुजी असंतृप्त का मतलब है जिनके अंदर कौन से बंध होते हैं, पाई बंध। असंतृप्त यौगिक जो हैं वो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं के रूप में योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज एडिशन रिएक्शन। तो देखा जाए तो बेंजीन भी एक असंतृप्त यौगिक है, इसमें पाई बंध है, तो इसको भी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन ये योगात्मक प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसको अपनी किसको बनाए रखना है, एरोमेटिकता को। एरोमेटिकता का नियम क्या है, हकल का नियम, 4n+2 ब्रैकेट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर मैंने इससे योगात्मक अभिक्रिया दिलवा दी तो इसका पाई बंध टूट जाएगा, इसकी एरोमेटिकता समाप्त हो जाएगी। तो योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई, ये लगातार घूमते रहते हैं, इनका विस्थानीकरण। ठीक है जी, चलो ये स्लाइड आपकी पूरी ठीक है, ये देख लेना आप आराम से। अगला हाँ जी, अगला कह रहा है कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम है। ठीक है, परमाणुीय त्रिज्या से प्रश्न पूछ रहा है। अब इधर से इधर जाने पर, आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर वर्ग 18 को हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन को छोड़ दो, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज का मान कम होता है। पहली बात तो आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है तो साइज, आकार बढ़ता है। कोश की संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखो एक तो आपको दे रखा है, आवर्त सारणी की तरह जमाता हूं, कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, और फास्फोरस के नीचे आता है सल्फर। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, यानी कि इनका आकार इनकी तुलना में बड़ा है। इधर से इधर जाने पर आकार कम होता जाता है, तो सबसे कम आकार किसका है, नाइट्रोजन का। पहले आवर्त को लेंगे, नाइट्रोजन से बड़ा कौन होगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा आपका, कार्बन के बाद आएगा आपका साइज में आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन के बाद आपका आएगा फास्फोरस, और फिर कौन आएगा, सल्फर। इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है ना, तो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, दैट इज द आंसर। क्लियर है यहां तक की बात, एक बार और चेक कर लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर।
तो नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, फिर कौन आ गया, कार्बन आ गया, अच्छा सल्फर आएगा भैया, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर आकार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। आवर्त, आवर्त का मतलब होता है कोशों की संख्या, ठीक है, एन, एन का मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला ऊर्जा वाला तत्व है, तो देखो ध्यान रखना, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है, ऐसे लिखो इसको NOF, इस तरीके से प्रॉपर वे में। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। द्वितीय आवर्त के तत्वों की तुलना में तृतीय आवर्त के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होता है, ज्यादा, और इनके लिए भी ऐसे ऑर्डर लगता है, यानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा, फास्फोरस से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा, सल्फर से ज्यादा, फ्लोरीन और क्लोरीन। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन के लिए होती है। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम पूछा है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। तो आपको पता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये ऑर्डर होता है फोन, फोन कर लो ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां क्लोरीन है, डी इज द राइट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन, P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत होता है, हालांकि 25% होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है, ClF3 सिंगल पाया जाता है, सेकंड ग्रेड में तो बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में बहुत पूछा जाता है, BrF3, IF3, आंसर है ICl3। ICl3 है वो मिलता है आपका I2Cl6 के रूप में, द्विलक के रूप में, तो दैट इज द आंसर। आगे सुनो, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है। तो मानव शरीर में जैविक क्रिया के लिए आपको पता ही है, हमारे नर्वस सिस्टम को जो काम चलाता है वो कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, तो जब NH4Cl का पूर्णतः वियोजन होगा तो क्या बनेगा, एक तो NH3 बनेगा और एक HCl गैस बनेगी। क्लियर है यहां तक की बात। तो वाष्प की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए मैं गैस अवस्था बोल रहा हूं। अच्छा, घनत्व की बात कर रहा है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। पहले NH4Cl अकेला था, लेकिन अब क्या हो गई, दो गैस बन गई, अणुओं की संख्या बढ़ गई, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। आयतन क्या हो गया इसका, दुगना, क्योंकि दो अणु बन गए, तो डेंसिटी इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, आधा हो जाएगा, NH4Cl का आधा। BF3 की अम्लता निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। तो अम्ल और क्षार में तीन अवधारणाएं आती हैं, एक तो आरिनियस की, एक ब्रोंस्टेंट लॉरी की और एक लुईस की अवधारणा। आरिनियस साहब ने कहा, क्या कहा कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ प्रोटॉन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- देते हैं जलीय विलयन में वो क्षार कहलाते हैं। अगली अवधारणा कौन सी है, ये आपकी ब्रोंस्टेंट लॉरी, प्रोटॉन पर आधारित है। वे प्रजातियां जो प्रोटॉन को दान करती हैं अम्ल कहलाती हैं, और जो ग्रहण करती हैं प्रोटॉन को वो क्या कहलाती हैं, आपकी क्षार कहलाती हैं। तीसरी है लुईस, लुईस अम्ल क्षार जो अवधारणा है वो अवधारणा लॉन पेयर पर आधारित है। वे प्रजातियां जो लॉन पेयर को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाती हैं, और वे प्रजातियां जो लॉन पेयर को त्यागती हैं क्षार कहलाती हैं। अब सुनो, लॉन पेयर को ग्रहण करना यानी कि अपने घर में किसी को इनवाइट करना। आप अपने घर में किसी को इनवाइट तभी कर सकते हो जब आपके घर में एक रूम खाली हो, वो आराम से रुक सके, वहां रह सके। तो जो BF3 है ना, BF3 ध्यान से सुनो, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, S में तो हैं 2, और P में 3 प्रकार के होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये उत्तेजित होकर यहां चला जाएगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं ना आपको, एक यहां, एक यहां और एक यहां। हालांकि संकरण के द्वारा होता है, पर मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6। फ्लोरीन ने भी तो दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास एक रूम खाली पड़ा है, रूम खाली पड़ा है यानी कि ये बाहर से आसानी से इसके अंदर कौन ले सकता है, लॉन पेयर को ले सकता है। और वे प्रजातियां जो लॉन पेयर को ग्रहण करती हैं लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं, तो ये लुईस अवधारणा पर आधारित है। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाने पर जल का आयनिक गुणनफल, पहली बात ध्यान से सुनो,
जल के अंदर क्या होता है, जो H2O होता है वो अपने आयनों के साथ H प्लस आयनों के साथ और OH माइनस आयनों के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित होता है। अब अगर मैं इसके लिए साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था पर साम्य स्थिरांक K निकाला जाता है, K कैसे निकालूंगा, K बराबर होती है उत्पादों की सांद्रता की पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक, इन सब के एक एक हैं तो मैं पावर नहीं लगा रहा हूं। OH माइनस सांद्रता अपॉन में H2O की सांद्रता, क्लियर है। इस H2O का इधर गुणा कर देता हूं, क्या आ जाएगा, KH2O बराबर H प्लस आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता, क्लियर है। जल को कहते हैं वाटर इंग्लिश में, तो इसका लिख रहा हूं मैं KW बराबर H प्लस आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता। और KW क्या कहलाता है, KW आपका कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो H प्लस आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब आप जल के अंदर चाहे अम्ल मिला लो चाहे आप मिला लो क्षार, इसका मान होता है 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर अपॉन में लीटर स्क्वायर। अब आप इसके अंदर जल के अंदर चाहे अम्ल मिला लो, अम्ल मिलाओगे तो क्या होगा, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी OH माइनस आयनों की सांद्रता से अम्ल मिलाने पर, अम्ल मिलाने पर। और अगर क्षार मिलाओगे OH माइनस आयन मिलाओगे तो इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी किससे, H प्लस आयनों से क्षार मिलाने पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, जो जल का आयनिक गुणनफल है चाहे अम्ल मिला लो चाहे क्षार मिला लो, उसका मान कमरे के ताप पर 10 की पावर -14 ही रहेगा। जल का जो आयनिक गुणनफल है ना वो केवल किससे प्रभावित होता है, तापमान से प्रभावित होता है। अम्ल या क्षार मिलाने से जल के आयनिक गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल यानी कि KW केवल किससे प्रभावित होता है, तापमान से। पीएच में वृद्धि के साथ परिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पीएचसी आया है, कॉपी में करा रखा है, सेकंड ग्रेड की में फर्स्ट ग्रेड वालों को, सेकंड ग्रेड वालों को भी कराया है, फर्स्ट ग्रेड वालों को भी कराया और लैब असिस्टेंट में भी कराया है क्वेश्चन। 1 लीटर बफर विलयन में बफर विलयन दे रहा है। पहली बात तो बफर विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में अम्ल मिलाने पर, अल्प मात्रा में क्षार मिलाने पर या फिर अल्प मात्रा में जल मिलाने पर या वातावरण में खुला छोड़ने पर अपने अंदर पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अब यहां पर क्या ले रहा है, ये NH4Cl ले रहा है और एक ले रहा है NH4OH। NH4OH तो क्या है आपका दुर्बल क्षार, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये कैसे बना होगा NH4, ये बना होगा NH4 NH3, हाँ ये तो NH4Cl है, एक मिनट, ये कैसे बना होगा आपका NH4OH प्लस HCl से, यहां से ये निकल जाएगा, क्या बनेगा NH4Cl, ठीक है। तो ये तो यानी कि ये दुर्बल क्षार है, क्षारीय बफर विलयन का उदाहरण है। क्षारीय बफर विलयन का संगठन क्या होता है, दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ लवण, ठीक है। चूंकि ये एक क्षारीय बफर विलयन है तो क्षारीय बफर विलयन के लिए डायरेक्ट पीएच ज्ञात नहीं की जा सकती। इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे अपन, इसके लिए तो अपन पीओएच ज्ञात करेंगे, हेंडरसन समीकरण लगाएंगे। पीओएच बराबर क्या होता है, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, लवण की सांद्रता अपॉन में क्षार की सांद्रता, क्लियर है। पीओएच बराबर वैल्यू पुट करूंगा, पीकेबी का मान दे रखा है 5 प्लस लॉग लवण की सांद्रता कितनी दे रखी है 0.01। क्या मैं 0.01 को 10 की पावर -2 लिख दूं, 10 की पावर -2 अपॉन में क्षार क्या दे रखा है आपको 0.1 यानी कि 10 की पावर -1। यहीं सॉल्व करता हूं, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर 1, आधार समान घातें जुड़ेंगी, 10 की पावर क्या बचेगा -1, यानी कि क्या हो गया पीओएच बराबर 5 प्लस लॉग
10 की पावर -1, ये तो हो गया log 10 टू द पावर x बराबर क्या होता है x log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x ही आ जाएगा। तो POH बराबर 5, -1 आगे आएगा, प्लस माइनस माइनस, -1 बराबर क्या आ गया 4, तो POH आ गई 4। लेकिन इसने तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, pH पूछा है, तो क्या होता है pH प्लस POH बराबर कितनी होती है 14, तो pH बराबर क्या होगा, POH उधर चला जाएगा, 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस POH कितनी आई है आपकी 4, तो 10 इज द राइट आंसर। ये देखो दे रखा है क्या, देखो 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 ये दे रखा 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे यदि किसी विलयन की pH 5.2 है तो इसका POH क्या होगा, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, pH प्लस POH किसके बराबर होती है 14 के बराबर होती है। ये कह रहा है कि pH 5.2 है, 5.2, pH तो दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है POH पूछ रहा है, प्लस POH बराबर 14, तो POH बराबर क्या आ जाएगा 14, 5.2 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो ये 8, 8.8, 9, 9 और 5 14, 8.8 इज द राइट आंसर। देखो दे रखा होगा 8.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये लो आगे देखो, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है, इसको जगह बनाता हूं, ये लो इधर करता हूं पूरा। देखो बफर का मतलब क्या होता है, बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, बफर विलयन, एक तो अम्लीय बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन, और एक होता है क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन के अंदर क्या होता है, अम्लीय बफर विलयन के अंदर कोई दुर्बल अम्ल होता है, उसके साथ प्लस ये जो दुर्बल अम्ल लिया है यही, इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण होता है। क्लियर है यहां तक की बात। तो देखो पहली बात तो HCl प्रबल अम्ल है, नहीं दुर्बल अम्ल होना चाहिए। फिर देखो NaOH प्लस HCl, HCl आपका प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, नहीं हो सकता। CH3COOH ये आपका दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, और CH3COONA कैसे बना होगा, CH3COOH, यानी कि जो दुर्बल अम्ल लिया है उसको फिर से लेना है, प्लस उसकी अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार से करानी है, तो NaOH प्रबल क्षार है, यहां से H और OH, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, एनर्जी निकलती है, ये रहा। तो सी इज द राइट आंसर। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब, अरे ये तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। अरे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, पी टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस PC। किसी भी पात्र में उपस्थित अमिश्रणीय गैसों का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग दोनों गैसों के आंशिक दाब का अंतर, गुणनफल नहीं, दोनों गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। सो आंसर इज ए। आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर nRT में R का गणितीय मान नहीं है। देखो R के बारे में पूछ रहा है, 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स सही है, 8.314 ये भी सही है, पास्कल ये भी सही है, ये गलत है, 8.314, तो यही आंसर है। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंथी हो गया है, थोड़ा टाइम लग गया है, पर फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा, लास्ट में कह रहा हूं, पता नहीं आप लास्ट तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते, पर फिर भी पेपर को पूरा देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो और मिठाई का डिब्बा लेके आओ। ओके बाय, गुड नाइट।